अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत जिलानी हाजिर खिदमत एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। और आज हम बात करेंगे ईरान की प्रॉक्सीज के बारे में। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग सिर्फ तीन ममालिक के दरमियान बराह रास्त लड़ाई नहीं, बल्कि इस जंग का एक और अहम पहलू भी है, और वो है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, यानी कि वो मुसल्लह तंजीमें जो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म हैं और जिन्हें अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमती इत्तेहाद भी कहा जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं स्पेशल इस ब्रॉडकास्ट के अंदर, या स्पेशल रिपोर्ट आप कह लीजिए, इसमें हम बात करेंगे कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो किन किन ममालिक में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, मौजूदा जंग में उनका क्या किरदार है, और क्या ये ग्रुप्स जंग में हिस्सा लेते हुए जंग को पूरे खित्ते में फैला सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके इन सब चीज़ों का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता 40 वर्षों में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में एक वसी प्रॉक्सी नेटवर्क कायम किया। इस नेटवर्क का मकसद ये है कि ईरान अपनी सरहदों से बाहर भी असर व रसूख को बरकरार रख सके और दुश्मनों के खिलाफ बिलवास्ता जंग भी कर सके। इस नेटवर्क के अहम ग्रुप्स भी हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूसी तहरीक है, इराक में ईरान नवाज शिया मलेशियाई हैं, शाम में ईरान के हामी मुसल्लह ग्रुप हैं, और फ़लस्तीन में बाज़ तंजीमें जैसे इस्लामिक जहाद। माहिरीन के मुताबिक ये प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत है, क्योंकि ये ईरान को पूरे खित्ते में असर अंदाजी की सलाहियत देते हैं। ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में एक बड़ी सियासी और फौजी कुव्वत बन चुका है। इस तंजीम के पास हजारों जंगजू हैं और बड़ी तादाद में रॉकेट और मिसाइल भी मौजूद हैं। मौजूदा जंग में हिजबुल्लाह ने इसराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन हमले भी शुरू किए, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में बड़े फिजाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के नतीजे में लेबनान में सैकड़ों अफराद हलाक और लाखों लोग बेघर भी हो चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइली हमलों के बायस गोरीला जंग की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है और मुमकिन तौर पर इसराइली जमीनी हमले के लिए भी तैयारी कर रही है। ईरान का एक और अहम ग्रुप, जिसे जो इत्तेहादी ग्रुप है, वो हूसी ग्रुप है, जो यमन में सरगर्म है। हूसी ग्रुप गुज़श्ता चंद वर्षों में एक ताकतवर अस्करी कुव्वत बन चुका है, और अब वो बैलिस्टिक मिसाइल, तवील फासले के ड्रोन और बहरी हमलों की भी सलाहियत रखता है। ये हूसी ग्रुप वही है जिनको हूती ग्रुप भी कहा जाता है। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि माजी में हूसियों ने इसराइल और बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियां दी और बास हमलों में ईरान के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयां भी की। इस जंग में हूसी क़यादत ने ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुकम्मल पैमाने पर जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आपको याद होगा, गुज़श्ता दिनों खबरों में आप काफ़ी सुनते थे, जब यूक्रेन रूस जंग शुरू हुई तो उस वक्त भी बाबुल मंदब, जो कि बहर अहमर में है, उसमें हूसी बागियों ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की थीं। इराक में भी कई ईरान नवाज मुसल्लह ग्रुप्स शामिल हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कहा जाता है। इन ग्रुप्स ने हालिया दिनों में अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर अहदाफ पर मिसाइल हमलों का दावा भी किया है और ड्रोन भी मारे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इराक के बहुत से ग्रुप्स इस जंग में मुकम्मल तौर पर शामिल होने से मोहतात हैं, क्योंकि उन्हें खदशा ये है कि इससे इराक एक बड़े इलाकाई जंगी मैदान में तब्दील हो सकता है। अब एक और अहम सवाल ये है कि ईरान के ये तमाम प्रॉक्सी ग्रुप्स अभी तक मुकम्मल तौर पर जंग में शामिल क्यों नहीं हुए। तो माहिरीन के मुताबिक इसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ईरान शायद इन ग्रुप्स को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखे हुए है, ताकि अगर जंग मजीद बढ़े तो फिर उन्हें इस्तेमाल करे। दूसरी वजह यह है कि बाज़ ग्रुप्स खुद भी बड़े पैमाने पर की जंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनके अपने ममालिक के दरमियान, अपने ममालिक के अंदर तबाही फैल सकती है। और तीसरी वजह यह है कि इसराइल और अमेरिका पहले ही इन ग्रुप्स के कई नेटवर्क्स को निशाना बना चुके हैं, जिनसे उनकी सरगर्मियां कुछ महदूद होकर रह गई हैं। ईरान के लिए ये प्रॉक्सी ग्रुप सिर्फ इत्तेहादी नहीं, बल्कि उसकी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा भी हैं। ये नेटवर्क ईरान को ये सलाहियत देता है कि वो दुश्मनों को कई महाजों पर बेशक वक्त मसरूफ रख सकता है, बराह रास्त जंग से बचते हुए दबाव बढ़ा सकता है
اور پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کی اصل طاقت کا مرکز اس کے پراکسی نیٹ ورک ہے، نہ کہ صرف اس کی فوج یا میزائل پروگرام۔ اگر حزب اللہ، حوثی اور عراقی ملیشیا بھی مکمل طور پر اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کو شمال، جنوب اور سمندر تینوں جانب سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکی فوجی اڈے پورے خطے میں نشانہ بنائے جا سکتے ہیں اور جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے مبصرین اس جنگ کو صرف ایران اور اسرائیل کا تنازع نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ایک علاقائی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ ایران کا پراکسی نیٹ ورک مشرق وسطیٰ کی سیاست اور جنگی حکمت عملی کا ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ اگر یہ تمام گروپس مکمل طور پر میدان میں آ جاتے ہیں تو لبنان، عراق، یمن اور شام سبھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس صورت میں یہ تنازع صرف ایک جنگ نہیں بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدلنے والا بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں سوال آپ سے ہے، جو کہ میں ہمیشہ رکھتی ہوں اسپیشل براڈ کاسٹ کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایران کے پراکسی گروپس اس جنگ میں مکمل طور پر شامل ہوں گے یا یہ تنازع محدود رہے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بارے میں کسی مخصوص انداز میں کوئی مخصوص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوال ضرور بھیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سوال پر بیس کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ معلومات آپ کے لیے ضرور فراہم کریں۔ اس بلیٹن کو، اسپیشل براڈ کاسٹ کو، آپ جو بھی نام دینا چاہیں، خاص رپورٹ کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ بیانڈ ود بہجت سے بہجت جیلانی کے ساتھ آج بس اتنی ہی بات چیت، پھر میری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔